आज हम करेंगे केंद्र राज्य संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन। केंद्र और राज्य में क्या क्या संबंध हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का संग्रह कहा गया है। इसके साथ साथ हमारे देश में 3 तरह का संबंध केंद्र और राज्य में विद्यमान है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य का संबंध 3 तरह से है: वैधानिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। वैधानिक संबंध, इसमें संविधान के अनुच्छेद 11 में 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें सारे राष्ट्रीय महत्व वाले विषय होते हैं, जैसे रक्षा, मुद्रा, डाक, तार, रेलवे, विदेशी मामले आदि सारे महत्वपूर्ण विषय, और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची में 61 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है या राज्य विधानमंडल को दिया गया। इसमें सारे क्षेत्रीय महत्व वाले विषय होते हैं, जैसे कृषि, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सड़क आदि। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। तीसरा आता है समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया। यदि किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राज्य सरकार का कानून नहीं, केंद्र सरकार का कानून लागू रहेगा। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट शक्तियां या बची कुची शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसी शक्ति जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है और उस पर वो कानून बना सकते हैं। इसके बाद आता है राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी केंद्र सरकार किन किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है। सबसे पहले है कि राज्यसभा अगर प्रस्ताव पास कर दे, संविधान के अनुच्छेद 249 में ये व्यवस्था की गई है, यदि राज्यसभा अपनी उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, तो संसद 1 साल के लिए उस पर कानून बना सकती है और 1-1 साल की अवधि के दौरान उस पर कानून अनिश्चित काल के लिए भी बनाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 महीने तक ये कानून लागू रहेगा। दूसरा, आपातकाल की अवस्था में आपातकाल अनुच्छेद 352 में युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। सारे देश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राज्यों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है, जिस घोषणा की स्वीकृति संसद के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट आता है संवैधानिक मशीनरी की असफलता। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वहाँ पर संवैधानिक मशीनरी असफलता अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राज्य के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। या फिर आता है राज्यों के अनुरोध पर। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ये संसद से प्रस्ताव पेश करें, प्रार्थना करें कि राज्य सूची में दिए गए विषय महत्वपूर्ण है और उन पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद ये अधिकार ले लेती है और उन विषय पर कानून बनाती है। परंतु ये कानून उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जिन राज्यों ने अपना प्रस्ताव या प्रार्थना पत्र पेश किया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भारत जो भी संधि समझौते करता है वो केवल केंद्र के लिए नहीं करता, समूचे देश के लिए किए जाते हैं
और यदि इन पर भी कोई राज्य सूची में अंकित विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो तो उस पर कानून बनाया जा सकता है। लास्ट आता है नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन, उनकी सीमा परिवर्तन करने का अधिकार। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना नाम परिवर्तन करें या एक राज्य को दो भागों में बांट दें या दो राज्यों को मिलाकर एक भाग में कर दें। ये सारा अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र किसी भी राज्य को कम या ज़्यादा कर सकता है, उनके नाम परिवर्तन कर सकता है, उनकी सीमा परिवर्तन कर सकता है। जैसे मुंबई को मुंबई, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, कोलकाता या किसी एक भाग को काटकर दूसरे राज्य में मिला सकता है या दो भागों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पंजाब से हरियाणा, मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ था। तो ये है हमारा केंद्र और राज्य का वैधानिक संबंध। अब हम करेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक किया गया है। इसमें सारा प्रशासन केंद्र के पास है और राज्यों को अपना प्रशासन इस प्रकार से चलाना चाहिए कि केंद्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध ना हो और उनके कार्यपालन में कोई भी आपत्ति ना हो। दूसरा, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करेगा कि संघ की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फिर तीसरा, युद्ध, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और एक आपातकाल होने पर सारे देश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास चला जाता है। यदि नदियों का पानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होकर बहता है तो नदियों के पानी के विवाद का बंटवारा करने के लिए भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आ जाता है। राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को पद से हटाना, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए या उनका तालमेल बनाए रखने के लिए एक अंतर राज्य परिषद का निर्माण किया गया है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो इन विवादों को सुलझाने के लिए इस संगठन की या इस परिषद की व्यवस्था की जाती है। फिर राज्य सरकारों में उच्च पदों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उसके बाद भारत में संघवाद की स्थापना की गई, परंतु संघवाद के साथ साथ भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार राज्यों में केंद्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सैनिक बलों को भेजने का अधिकार रखता है और राज्य की कानून व्यवस्था का संबंध यद्यपि राज्य सूची का विषय है, परंतु फिर भी राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो जांच दल भेज सकता है और केंद्र को जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ये था हमारा प्रशासनिक संबंध। अब हम करेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का मतलब है कि हमारा जो पैसे का संबंध है या हमारा बजट का संबंध है, राज्यों को कौन से कर दिए जाएंगे या राज्य को कितना आय का भाग प्राप्त होगा। राज्यों के अपने आय के साधन बहुत सीमित है। राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं, इसीलिए हमेशा से ये द्वंद्व चलता रहता है कि केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्गठन किया जाए या इनके संबंधों को सुधारा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे करों का विभाजन। भूमि कर और उसको शेष कर को छोड़कर सारी संपत्ति का कर, रेल, समुद्र, वायु के माध्यम से ले जाने वाली वस्तुओं पर यात्री कर, शेयर बाजार और सट्टे से सौदों पर स्टाम्प करके अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर कर, रेल, समुद्र और वायु के माध्यम से ले जाने वाली वस्तुओं पर भी कर। ये सारे कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु इनको इकट्ठा करके राज्यों को सौंप दिया जाता है। दूसरा, स्टाम्प फीस, औषधि, श्रृंगार, कॉस्मेटिक के साधनों पर, और ये सारे कर केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार इनको इकट्ठा करके अपने पास रख लेती है। फिर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है उससे भी प्राप्त आय केंद्र और राज्य दोनों में बांट दी जाती है।
फिर राज्य सरकार के अपने कर हैं, भूमि कर, खेती वाली भूमि पर लगान कर, खेती वाली भूमि पर संपत्ति कर, भूमि और मकानों पर कर, खेती की आय पर कर, बिजली की, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, नशीली वस्तुओं पर कर, सड़कों तथा भीतरी पानी के रास्तों से ले जाने वाले मार्ग पर कर, सड़क पर चलने वाले वाहनों पर कर और जंगल से होने वाली आय पर कर। ये सारे राज्यों के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी राज्य के अधिकार में है। उसके बाद आता है अनुदान। अनुदान का मतलब होता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जिस राज्य में केंद्र की सरकार होती है वहाँ पर अनुदान ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो अपने विकास कार्यों को पूरा कर सके, और जिस राज्य में केंद्र की सरकारें नहीं होती वहाँ पर अनुदान कम दिया जाता है। और राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पड़ोसी मुल्क से ऋण की सुविधा प्राप्त करें। फिर वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई, अगर देश में वित्तीय संकट या आर्थिक संकट आ जाता है, राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता है, तो सारा प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है और फिर राष्ट्र के केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्यों को दूसरे देशों से कोई भी ऋण लेने की सुविधा प्राप्त नहीं है। फिर एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है जो हर 5 वर्ष के बाद इसकी व्यवस्था की जाती है। अभी 15वें वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ये हैं हमारे 3 तरह के संबंध, केंद्र राज्य के वैधानिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। अब देखेंगे इसकी आलोचना। सबसे पहली आलोचना है कि वैधानिक संबंधों का केंद्र के पक्ष में बंटवारा किया गया है, यानी 3 सूचियाँ बनाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में सबसे ज़्यादा विषय केंद्र को दिए गए हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अगर हम देखें तो राज्य के पास जो भी 61 विषय हैं वो कम महत्व वाले हैं और केंद्र के पास ज़्यादा विषय हैं। के.वी. राय का कहना है, राज्य सूची पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये विषय कितने महत्वहीन और अस्पष्ट हैं। दूसरा है विधानमंडलों की शक्ति पर अंकुश। कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, परंतु बहुत से विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे ना दे या उसको कुछ समय के लिए अपने पास भी रख सकता है। तीसरा है केंद्र की प्रशासनिक शक्तियों में सर्वोच्चता। भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है और शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य में, और राज्य केंद्र की शक्तियों की अवहेलना नहीं कर सकता। फिर राज्यपाल की भूमिका। राज्य में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको पद से हटाया जा सकता है, उसको किसी दूसरे राज्य में भेजना राष्ट्रपति के अनुसार ही वो सारे कार्य करता है, इसलिए उसे केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। उसकी निष्ठा राज्य के प्रति नहीं केंद्र के प्रति ज़्यादा होती है। फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की असफलता के कारण आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और इस शक्ति का प्रयोग बहुत बार किया जा चुका है। कई बार शासक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर लेते हैं। फिर संवैधानिक संशोधन में राज्य की नाम मात्र भूमिका। हमारे देश में संविधान में संशोधन करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है संसद अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर देती है। दूसरी विधि है संसद अपने उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों की 2/3 बहुमत के साथ संविधान में संशोधन कर देती है। और तीसरी विधि है संसद अपने उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये नाम मात्र का है क्योंकि सिर्फ तीसरी विधि में ही राज्यों की स्वीकृति ली जाती है। फिर राज्यों की सीमा का नाम परिवर्तन करना। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने राज्य का नाम परिवर्तन करें, सीमा परिवर्तन करें। केंद्र सरकार ही एक राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, जैसे पंजाब हरियाणा में, और उनको 1 से 2 भागों में या 2 को मिलाकर 1 किया जा सकता है, उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
फिर जो आयकर हैं, 3/4 वित्तीय आयकर केंद्र पर उसका अधिकार होता है और केंद्र ही ज़्यादा कर लगाता है, इकट्ठा करता है, और कितना भाग राज्यों को दिया जाएगा ये केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो वित्तीय निर्भरता के कारण केंद्र और राज्य में द्वंद्व ज़्यादा पनपता है और इसी की ये मांग करते हैं राज्य कि केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधार किया जाए। फिर केंद्रीकृत आयोजना, सारे देश में योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग की व्यवस्था की गई है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा या इस केंद्रीकृत योजना के तहत की जाती है। तो ये है हमारे केंद्र और राज्य के संबंधों का आलोचनात्मक वर्ग।